everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, ये हमारी pedagogy सीरीज़ की 4th वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। सो लास्ट वीडियो में हमने बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, प्लस हमने कुछ बिहेवियर को स्टडी करने के मेथड्स को भी कवर किया था, जिनमें से कुछ मेथड्स बच गए थे, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। सो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड और सर्वे मेथड की 2 टेक्निक्स, इंटरव्यू टेक्निक और क्वेश्चनर टेक्निक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम कवर करेंगे केस स्टडी मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड, क्लिनिकल मेथड को। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं केस स्टडी मेथड के साथ। सो केस स्टडी हम लगभग हर लोगों ने केस स्टडी के बारे में सुना होगा, तो आज हम पढ़ लेते हैं कि केस स्टडी में एक्चुअली होता क्या है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। टर्म केस इज यूज्ड फॉर अ पर्सन पुट टू एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन। सो स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल है जिसको कि हमने ऑब्ज़र्व करना है या जिसको कि हमने उसके बिहेवियर को स्टडी करना है, उस इंसान को हम केस बोलते हैं। जिस पर्सन का हमने एग्जामिनेशन करना है या जिसको ऑब्ज़र्व करना है, उस इंसान को हम केस कहकर बुलाते हैं केस स्टडी मेथड में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। केस स्टडी मेथड इज़ मेनली डन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अ केस दैट इज़ द इंडिविजुअल। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है केस स्टडी मेथड में कि जो हमारा केस है या जो हमारा इंडिविजुअल है या जो हमारा पर्सन है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है या उसको किसी और तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं हम केस स्टडी मेथड से। बेसिकली इसका काम यही है कि जो इंडिविजुअल है उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही केस स्टडी मेथड में किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं दैट case study is an investigation of behavior in which we try to study the behavior of an individual in all essential aspects by analyzing the past record, present position, and future possibilities regarding his problem. सो स्टूडेंट्स, केस स्टडी मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल है या जो हमारा केस है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जानने के लिए हम उसके पास्ट में जो भी उसके साथ हुआ है या जो भी उसकी लाइफ रही है उसके बारे में भी जानते हैं, प्लस आज प्रेजेंट के टाइम पे उसके साथ क्या सिचुएशंस है या क्या उसका लाइफस्टाइल है या क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो हम प्रेजेंट में भी देखते हैं। साथ ही आज जो भी उसके साथ सिचुएशन है, उसका फ्यूचर में उस केस के ऊपर क्या असर आ सकता है, इसको भी हम केस स्टडी मेथड में स्टडी करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि केस स्टडी मेथड एक इन्वेस्टिगेशन है किसी भी केस या इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करने की, या उस केस के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको जानने की। और उस प्रॉब्लम को हम कैसे जान सकते हैं? उसके पास्ट के बारे में जान के, साथ ही उसके प्रेजेंट के बारे में जान के, और उसके पास्ट और प्रेजेंट को जान के फ्यूचर में उस केस के साथ क्या हो सकता है या पास्ट और प्रेजेंट का उसके फ्यूचर में क्या उस इंडिविजुअल पर असर पड़ सकता है, वो सब हम केस स्टडी मेथड में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि केस स्टडी मेथड में हम एक केस का पास्ट भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट भी पढ़ते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी देखते हैं। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि केस स्टडी मेथड में क्या क्या चीज़ों को स्टडी किया जाता है। सो केस का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, तीनों चीज़ों को देखा जाता है। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस स्टडी, कि केस स्टडी हम क्यों करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट सेज डायग्नोसिस एंड
ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कि अगर किसी केस के साथ कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करना, मतलब सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पहचानना कि इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, उस प्रॉब्लम को पहचानना, और फिर उसके बाद उस केस को या उस इंडिविजुअल को उसके बिहेवियर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की उसको ट्रीटमेंट देना। ये केस स्टडी में किया जाता है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टू प्रोवाइड बेटर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो केस है उसको एक अच्छी गाइडेंस या अच्छी काउंसलिंग देने के लिए केस स्टडी किया जाता है, ताकि पास्ट में उसके साथ जो भी हुआ उसको भूलना पड़ेगा, प्रेजेंट में वो जैसा भी है उसको सुधारना पड़ेगा, ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो उसको एक अच्छी गाइडेंस और काउंसलिंग दी जाती है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि केस स्टडी में हम किस किस टाइप के केसेस को स्टडी करते हैं। क्रिएटिव पर्सन को भी स्टडी करते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन से थोड़ा हटके होता है। तो एक जो बेसिकली अगर हम देखें तो केस स्टडी स्पेशल केसेस के ऊपर ही की जाती है। एक नॉर्मल इंसान के साथ केस स्टडी नहीं होती है। जो थोड़ा नॉर्मल इंसान से हटके होते हैं, या वो गिफ्टेड हों, या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों, या वो बहुत ही ज़्यादा स्लो लर्नर्स हों, इन तरह के केसेस को हम केस स्टडी में स्टडी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट, क्रिएटिव पर्सन। सेकेंड, गिफ्टेड और जीनियस। थर्ड, बैकवर्ड और स्लो लर्नर। फोर्थ, डेलिंक्वेंट्स और क्रिमिनल्स। स्टूडेंट्स, डेलिंक्वेंट्स होते हैं जो कि कोई ना कोई क्राइम करते हैं। जैसे सपोज़ करते हैं, हम स्कूल के बच्चे का एग्जांपल लेते हैं कि कोई 12-13 साल का बच्चा है और उसने क्या किया कि उसने चोरी करना शुरू कर दिया है। वो अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं जाता है, छोटी मोटी चीज़ें चुरा कर के ले आता है। वो धीरे धीरे करके अब पड़ोस से छोड़ के थोड़ा और दूर तक जाता है, मोबाइल वगैरह चुराने लग गया है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनको डेलिंक्वेंट्स बोला जाता है। तो इस टाइप के डेलिंक्वेंट्स या क्रिमिनल्स को भी केस स्टडी में हम लोग स्टडी करते हैं। फिफ्थ इज़ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। सिक्स्थ इज़ एडिक्टेड इंडिविजुअल्स। कुछ बच्चे होते हैं या कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि किसी चीज़ से एडिक्टेड होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। जैसे ही स्कूल से आते के साथ मम्मी का या पापा का या किसी का भी फ़ोन मिल गया, फ़ोन उठा लिया। उसमें चाहे वो लोग यूट्यूब देखते हैं या गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनके हाथ में हमेशा फ़ोन होता है। तो वो एक तरह का एडिक्शन है। तो इस तरह के भी एडिक्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको भी स्टडी किया जाता है। प्लस सेवेंथ इज़ एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि केस स्टडी जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर किया जाता है। सो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ टू डू अ केस स्टडी। एक केस स्टडी की कैसे जाती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेज एनी इंडिविजुअल अंडर स्टडी इज़ ट्रीटेड एज यूनिक। कोई भी इंडिविजुअल जिसके ऊपर की केस स्टडी की जा रही है उसको यूनिक माना जाता है, उसको नॉर्मल से हट के माना जाता है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल है तो उस पर केस स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो थोड़ा हटके है, या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या वो स्लो लर्नर है। तो जो थोड़ा नॉर्मल से हटके होता है उनके ऊपर केस स्टडी की जाती है। सेकेंड पॉइंट सेज ड्यू रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू हिज और हर पर्सनालिटी। कि उस जो केस है, जो इंडिविजुअल है, उसकी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब कि वो जैसा भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है, उसको वैसे ही माना जाता है। उसको ऐसे नहीं देखा जाता कि ओ तू स्लो लर्नर है, तुझसे तो कुछ नहीं होगा, या तू कैसे इन बच्चों के साथ रह पाएगा, या इस तरह से उसको नहीं किया जाता है। वो जैसा भी है, चाहे वो स्लो लर्नर है तो उसको स्लो लर्नर के वे में ही एक्सेप्ट किया जाता है। उसको ऐसा नहीं दिखाया जाता कि तू औरों से हट के है। उसकी पर्सनालिटी जैसी भी है उसकी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट इज़ इस्टेब्लिशिंग अ गुड रेपो विद द केस। जो हमारा केस है और जो केस स्टडी कर रहा है, उन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनाया जाता है, एक अच्छी रेपो बनाई जाती है। रेपो मतलब होता है कि रिलेशन। तो वो जो केस स्टडी कर रहा है वो उस केस के साथ अच्छी रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, ताकि उस केस में से अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है वो केस बिना डर के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता दे।
तो एक अच्छा रिलेशन बनाया जाता है जो केस स्टडी कर रहा है उसके और जो केस है उसके, इन दोनों के बीच में एक रेपो बनाई जाती है, एक बॉन्ड बनाया जाता है, एक अच्छा रिलेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट इज द केस मस्ट बी टेकन इन कॉन्फिडेंस बाय विनिंग हिज ट्रस्ट। सो स्टूडेंट्स, जो केस है उसका ट्रस्ट जीतने के लिए कि आप जो भी हमें इंफॉर्मेशन दोगे वो सिर्फ हमारे तक ही रहेगी, वो किसी और तीसरे इंसान को नहीं बताई जाएगी। आप जो भी हमें इंफॉर्मेशन दोगे वो बिल्कुल पर्सनल रखी जाएगी, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इस तरह से केस का जो ट्रस्ट है वो जीता जाता है ताकि वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता सके। नेक्स्ट इज द केस past and present is known from all sources, be it family or friends or neighbors etc. So students, जो वो केस है उसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। जो केस है उससे भी पूछ के निकाली जा सकती है, या अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी फैमिली को भी कांटेक्ट किया जा सकता है, या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी पूछा जा सकता है, या उसके नेबर्स हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। तो ज़रूरत के हिसाब से जितने भी लोग उस केस के कांटेक्ट के होते हैं उन सबको कांटेक्ट किया जा सकता है एक केस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द डेटा इज़ एनालाइज्ड एंड वी अराइव एट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जब पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है उस केस के बारे में, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाता है कि अच्छा, इस इंसान में अगर ये बिहेवियर है तो हो सकता है कि उसके पास्ट में उसके साथ ये केस हुआ था तो उसके कारण आज ये बिहेवियर ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आजकल के बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि डेलिंक्वेंट्स बन जाते हैं, कि वो चोरी करने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वही 12-13 साल का है, उसके जो फादर हैं वो चोरी करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पापा के साथ मार्केट गया, और मार्केट में उसके पापा ने क्या किया कि कोई एक लेडी जा रही थी और वो फ़ोन पे बात करते हुए जा रही थी, तो उसके फादर ने क्या किया, उस लेडी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और अपने बेटे को लेकर भाग गया। उसके बेटे ने देखा कि मेरे पापा ने ये काम किया है, लेकिन उसको इतनी समझ नहीं है कि मेरे पापा ने जो भी किया वो गलत है। इसी तरह की 1-2 सिचुएशंस और हुई जिसमें कि उसने देखा कि मेरे पापा जो है वो इस तरह के काम करते हैं, फ़ोन चोरी करते हैं, मार्केट में जाकर उनको बेच देते हैं और हमारे पास पैसा आ जाता है। अब उस बच्चे को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा। उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने अड़ोस पड़ोस से शुरुआत करके ये काम शुरू कर दिया और वो भी चोरी करने लग गया। तो अगर हमने उस बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करना है आज के टाइम पे कि वो चोरी करता है, तो उसके लिए हमने उसकी फैमिली से पूछा, या उसके फ्रेंड से पूछा, या उसके नेबर से पूछा कि वो उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या वो पहले कैसा था, तो हमें पता चला कि उसके फादर जो थे वो भी चोरी करते थे, जिसको देख कर कि ये बच्चा जो है आज चोरी करने लग गया। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने उसका पास्ट जाना, किससे, नेबर्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, या उसके फ्रेंड्स के थ्रू, और तब हमें पता चला कि आज के टाइम पे ये जो बच्चा है ये चोरी क्यों कर रहा है, अपने फादर को देख के। तो ये एक तरह की केस स्टडी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर एंड में हम सोल्यूशन पे पहुंचते हैं कि या तो उस बच्चे को अच्छे से गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते हैं या उसकी फैमिली को समझाया जाता है। इस तरह से प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर पहुंचा जाता है। सो ये इस तरह से केस स्टडी की जाती है। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये एक तरह का केस स्टडी का छोटा सा सैंपल है स्टूडेंट्स। इसमें किसी बच्चे के बारे में बताया हुआ है कि वो मंडे टू फ्राइडे क्या क्या बिहेवियर शो करता है। जैसे ये जो टेबल है इसमें फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है बिहेवियर्स। मंडे टू फ्राइडे ये कुछ बिहेवियर्स हैं, वो किस तरह के बिहेवियर किस दिन कितनी बार शो करता है वो ये आपके जो लाइंस ड्रॉ की गई है हर एक डे के कॉलम में वो बताता है। ट्रबल टर्न टेकिंग, मंडे को उसने 3 बार ट्रबल टर्न टेकिंग किया है। देन नेक्स्ट इज टेकिंग टॉयज फ्रॉम अदर चिल्ड्रन बिफोर दे हैव फिनिश्ड विद देम। 3 बार मंडे को उसने ये जो बिहेवियर है ये भी शो किया है। हिटिंग अदर चिल्ड्रन, 1 बार मंडे को उसने ये भी किया है।
पुशिंग अदर चिल्ड्रन, मंडे को उसने कोई ऐसा बिहेवियर शो नहीं किया। शाउटिंग एट अदर चिल्ड्रन, एक बार मंडे को उसने ये भी शो किया है। सो ये मंडे का उसका पूरा टैली आ गया है कि उसने कौन सा बिहेवियर शो किया है। इसी तरह से पूरे वीक का उसका बिहेवियर स्टडी किया जाता है, कुछ वीक्स तक, कुछ मंथ्स तक स्टडी किया जाता है। उसके बाद उसके डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर सोल्यूशन पे निकलते हैं। सो इट इज़ अ सैम्पल ऑफ केस स्टडी स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोशियोमेट्रिक मेथड। सो स्टूडेंट्स, सोशियोमेट्रिक मेथड जो है ये बेसिकली एक सोशल मेथड हम बोल सकते हैं बिहेवियर को स्टडी करने का। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के सोशल रिलेशंस कैसे हैं। अपने अगर किसी हमने क्लास में बच्चे के बारे में उसके सोशल रिलेशंस के बारे में जानना है तो हम क्लास में सोशियोमेट्रिक मेथड उस बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि उस बच्चे के कितने क्लास में फ्रेंड्स हैं, कितनी वो अपनी चीज़ें औरों के साथ शेयर करता है, या किस तरह का उसका सोशल रिलेशन है। सो सोशियोमेट्रिक मेथड में बेसिकली सोशल रिलेशंस को ही स्टडी किया जाता है। सो पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स आर मेथड्स that qualitatively measures aspects of social relationships such as social acceptance, that is, how much an individual is liked by peers, and social status, that is, child's social standing in comparison to peers. सो सोशियोमेट्रिक टेक्निक में बेसिकली स्टूडेंट्स हम एक इंडिविजुअल के सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, जैसे कि सोशल एक्सेप्टेंस, कि उसके पीयर्स में उसकी कितना उसको पसंद किया जाता है। सपोज़ हम किसी बच्चे के क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, ना किसी से ज़्यादा बात करता है और बहुत चुप रहता है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि पीयर्स जो है वो ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली उन पीयर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये उसका एक तरह से सोशल एक्सेप्टेंस हमने स्टडी किया। तो वो कितना जो उसके पीयर्स हैं या जो उसके साथ के जो और बच्चे हैं वो कितना उसको पसंद करते हैं, ये हमारा सोशल एक्सेप्टेंस में आ जाता है। एंड सोशल स्टेटस, कि बाकी जो क्लास के या अगर हम किसी इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं तो उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनमें वो जो इंडिविजुअल है वो कहाँ खड़ा होता है, एक सोशल स्टेटस में वो कहाँ खड़ा होता है, ये हम सोशियोमेट्रिक मेथड से स्टडी करते हैं। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो सोशल रिलेशंस, अपने साथ काम करने वाले या अपने साथ पढ़ने वाले लोगों के साथ किस तरह के सोशल रिलेशन है एक इंडिविजुअल के, वो हम सोशियोमेट्रिक मेथड से स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है, इट मेनली फोकस ऑन द सोशल एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन हिज एनवायरनमेंट। अपने इन्वायरमेंट में एक इंडिविजुअल कितना अच्छे से सोशली एडजस्ट करता है, इसको हम इस मेथड में स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल इन अ ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है, उसमें आपस में लोगों का कितना अच्छा रिलेशन है या कितना बुरा रिलेशन है, उसको भी हम सोशियोमेट्रिक मेथड से स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि सोशियोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कैसे कंडक्ट कराया जाता है या उसको कैसे किया जाता है। सो हाउ सोशियोमेट्रिक टेस्ट इज़ कंडक्टेड। फर्स्ट इज़, इट इज़ कंडक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु नो ईच अदर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, ये किसी एक अननोन लोगों के ग्रुप पर नहीं किया जाता है। एक ग्रुप होता है जिसमें कि सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। एक ऐसे ग्रुप के ऊपर ही सोशियोमेट्रिक मेथड को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज, अ क्वेश्चन इज गिवन टू इंडिविजुअल पर्सन ऑफ द ग्रुप। हर एक ग्रुप, जो एक ग्रुप है उसके हर एक इंडिविजुअल को या हर एक पर्सन को एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, whom would you choose for your फुटबॉल टीम। ये हमने एक क्वेश्चन दिया, एक ग्रुप है उसमें कुछ लोग हैं जो कि आपस में एक दूसरे को जानते हैं। उस ग्रुप को एक क्वेश्चन दिया गया कि आप अपने लिए, अपनी फुटबॉल टीम के लिए किस इंसान को चुनोगे। सो द पीपल ऑफ द ग्रुप आंसर द क्वेश्चन वन बाय वन। तो जो लोग हैं उस ग्रुप के वो एक एक करके फिर उसका आंसर देंगे। तो कोई कहेगा कि सपोज करो कि 5 लोग हैं, मोहन, सोहन, रोहन एंड राम एंड श्याम। अब पांचों को एक क्वेश्चन दे दिया गया है
कि होम वुड यू चूज़ फॉर योर फुटबॉल टीम, कि आप अपनी फुटबॉल टीम के लिए किसको चूज़ करेंगे। और पाँचों में से 4 लोगों ने कहा कि वो राम को चूज़ करेंगे और खुद राम ने कहा कि मैं श्याम को चूज़ करूँगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि राम जो है वो फुटबॉल खेलने में काफ़ी अच्छा है। तो हमें इससे पता चल गया कि राम जो है वो फुटबॉल खेलने में काफ़ी अच्छा है। इसी तरह से सोशली एक्सेप्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एक ग्रुप को दिए जाते हैं, कि एक ग्रुप में क्वेश्चन दे दिया कि सबसे ज़्यादा बोलता कौन है, तो मैक्सिमम जो आंसर कॉमन आए जिस इंडिविजुअल को लेकर ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा बोलता है, तो उससे हमें पता चल गया कि एक इंडिविजुअल ज़्यादा बोलता है क्योंकि उसके नाम पर ज़्यादा वोट्स आई हैं। इसी तरह से सोशियोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कराया जाता है। वो जो भी क्वेश्चन हमने उस ग्रुप के लोगों को दिया था उसके आंसर्स को फिर कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर वो जो आंसर्स हमारे पास आए हैं उनको एनालाइज किया जाता है और एंड में रिज़ल्ट पर हम लोग पहुंच जाते हैं और एक ग्रुप के अलग अलग लोगों के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है। इस तरह से सोशियोमेट्रिक टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स किया जाता है। आगे देख लेते हैं। 5th इज़ द क्लिनिकल मेथड। बेसिकली स्टूडेंट्स क्लिनिकल मेथड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि मोस्टली क्लिनिकल मेथड जो है वो ऐसे इंडिविजुअल्स पे किया जाता है जो कि उनको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होती है या वो हैंडीकैप्ड होते हैं या उनको कोई मेंटली बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है या इमोशनल बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम होती है। इस तरह के लोगों पर ज़्यादातर क्लिनिकल मेथड को अप्लाई किया जाता है। मोस्ट कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, बट फिर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेज इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग अ प्रॉब्लम केस। इसमें जो है एक प्रॉब्लम केस की उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है प्लस उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल केसेस। ये एक ग्रुप के ऊपर नहीं अप्लाई किया जाता है, इंडिविजुअल केस के ऊपर, इंडिविजुअल एक इंसान के ऊपर किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम है वो एक इंसान में ही होती है, ना कि पूरे ग्रुप में होती है। तो इसलिए ये इंडिविजुअल केसेस के ऊपर ही किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल में क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट पॉइंट इज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन, कि हम फिज़िकली उसको सामने से देख के उसको हम पता लगा सकते हैं कि सपोज़ करो किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम है या सपोज़ करते हैं किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है और वो अच्छे से पेंसिल को पकड़ नहीं पाता है, तो हम फिज़िकली उसको देख के ये चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इस बच्चे के या इस इंडिविजुअल के हाथ में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो पकड़ नहीं पा रहा है पेंसिल को। तो ये एक फ़र्स्ट मेथड है जिसमें कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिज़िकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। सेकंड इज़ केस हिस्ट्री, कि कोई इंडिविजुअल है उसकी पास्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकर, सपोज़ ये हैंड में प्रॉब्लम वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हैंड में तो उसको प्रॉब्लम है लेकिन उसके हैंड में ये प्रॉब्लम हुई कैसे है, क्या कभी एक्सीडेंट हुआ था या उसको पोलियो है या उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकर हम डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड इज़ बाय इंटरव्यू, कि जिस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है उसी से ही डायरेक्ट पूछ के, उसी से ही क्वेश्चनिंग करके हम उसका इंटरव्यू लेके उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। फोर्थ इज़ अप्रेजल ऑफ एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स, कि जो उसकी एबिलिटीज़ हैं या जो उसका एप्टीट्यूड है, क्या उसकी क्या काबिलियत है, उनको हम देख करके उससे भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि इसकी इतनी काबिलियत है कि ये पेंसिल को, सपोज़ ये हैंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि वो पेंसिल को ढंग से पकड़ नहीं पाता है, तो उसकी क्या एबिलिटी क्या है कि वो सिर्फ उस पेंसिल को टेढ़ा करके ही पकड़ सकता है, सीधा करके नहीं पकड़ सकता। तो हम उससे भी ये जान सकते हैं कि इसको हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम हो, कि हो सकता है मे बी पोलियो हो या हो सकता है कोई उसका जो ऑर्गन है वो काम ना कर रहा हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के क्लिनिकल मेथड में। लास्ट इज़ ट्रीटमेंट। It involves a change in behavior which can be done by either modifying the environmental factors or by modifying the individual's attitude.
कि कैसे करा जा सकता है कि या तो एक इंडिविजुअल के एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ही बदल दो, या फिर जो इंडिविजुअल है जिसको कि प्रॉब्लम है उसके एटीट्यूड को ही बदल देते हैं। सो दो तरह के ट्रीटमेंट दी जा सकते हैं, या तो उस इंसान के एनवायरनमेंट को, उसके आसपास की चीज़ों को ही बदल दो, या फिर उस जो इंडिविजुअल जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसी को ही ठीक कर दो, उसी का ही जो एटीट्यूड है उसको ही चेंज कर दो। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है क्लिनिकल मेथड के। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और जो हमारे मेथड्स थे बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वो हमारे फिनिश हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर in which the past records, present position and future possibilities of a person are studied is called dash. So students, हमने पढ़ा था कि किस मेथड में होता है कि हम एक इंडिविजुअल की पास्ट जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट में वो कैसा है उनको भी पढ़ते हैं, और पास्ट और प्रेजेंट का फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा उनको भी पढ़ा जाता है। सो देख लेते हैं। ए केस स्टडी, बी सोशियोमेट्रिक, सी ऑब्जर्वेशन या डी सर्वे। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि केस स्टडी में ही हम उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ केस इन केस स्टडी। कि एक केस स्टडी में इनमें से हमने बताना है कि किसके ऊपर केस स्टडी नहीं की जाती है। सो फर्स्ट इज ए गिफ्टेड और जीनियस, बी बैकवर्ड और स्लो लर्नर, सी डेलिंक्वेंट्स और क्रिमिनल्स या डी नॉर्मल चाइल्ड। सो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल से जो हटके होते हैं, चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चाहे वो बैकवर्ड हो, हर तरह के नॉर्मल से हटके जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनके ऊपर ही केस स्टडी की जाती है। नॉर्मल चाइल्ड पे या इंडिविजुअल पे केस स्टडी नहीं की जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्मल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सोशियोमेट्री। सो हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है सोशियोमेट्री के लिए। फर्स्ट इज इट मेनली फोकस ऑन द सोशल एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन हिज एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि सोशियोमेट्री बेसिकली सोशल रिलेशंस या सोशल एडजस्टमेंट को ही डील करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड इज इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन पीपल इन अ ग्रुप। यस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ग्रुप में जो लोग हैं उनका आपस में कैसा रिलेशन है उसको भी स्टडी किया जाता है। सो हम कह सकते हैं बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक। अ पर्सन पुट टू एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन इन अ केस स्टडी इज कॉल्ड डैश। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। सो स्टूडेंट्स, केस स्टडी में जिस इंडिविजुअल या जिस पर्सन के ऊपर केस स्टडी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ए स्टूडेंट, बी चाइल्ड, सी केस या डी एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि एक केस स्टडी में जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाती है उसको केस कहा जाता है, तभी उसको नाम दिया गया है केस स्टडी, केस की स्टडी। सो करेक्ट आंसर इज सी, केस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में तो उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और स्टूडेंट्स, फिर से बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप का आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम लिंक को ओपन कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको सारी के सारी वीडियोस PDF फॉर्मेट में हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।